हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हर चैप्टर में कुछ ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर है। इसमें हमें रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती हैं। उस सिचुएशंस को पढ़ने के बाद में हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन खुद को बनानी होती है सिचुएशन को समझकर। अगर वो इक्वेशन हमने सही ढंग से फ्रेम कर दी तो उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली सही हो सकता है, बट इक्वेशन फ्रेम करना ही एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है जो ऑफन स्टूडेंट्स फेस करते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। This video is exclusively for word problems where we have to focus on understanding the question and understanding how to make the equation of that question. Let's start with the brief introduction. Linear equation in two variables word problems. There are various topics like digit based sums होते हैं, speed distance time के sums होते हैं, upstream downstream भी sums होते हैं, उसके ऊपर भी based होते हैं। कुछ questions based होते हैं ages के ऊपर, कुछ questions based होते हैं fractions के ऊपर। हम बारी बारी से हर कैटेगरी को कवर करेंगे। पर्टिकुलरली इस वीडियो में पार्ट 1 में हम ये 3 तरह के सिचुएशंस को फेस करेंगे, डिजिट बेस्ड, स्पीड डिस्टेंस टाइम के सम्स और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के सम्स। सो लेट्स बिगिन विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x प्लस 2 इक्वल टू 10। ओके, x प्लस 2 इक्वल्स टू 10। नाउ आई आस्क यू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? आप क्विकली बोल देंगे 8। तो ये जो इक्वेशन मैंने बोली थी x प्लस 2 इक्वल्स टू 10, इसमें आप इंस्टेंटली आंसर बता पाते हो x इक्वल टू 8 बिकॉज उसमें एक ही वेरिएबल था x। बट देर आर सर्टन इंस्टेंसेस जब ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इस केस में अगर मैं आपको पूछूं अभी आप बताओ कि x क्या और y क्या, then you may have numerous answers for that. X can be 2, y can be 8, x can be 5, y can also be 5. So जब 2 variables आ जाते हैं ना तब infinite solutions आते हैं। x plus y equal to 10, इस इक्वेशन को हम अकेले सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसका यूनिक आंसर नहीं आने वाला until and unless you have another equation paired up with it. सो x प्लस वाई इक्वल टू 10 के न्यूमरस आंसर्स आ रहे थे, बट अगर उसको पेयर अप कर दिया जाए एक और इक्वेशन के साथ, जैसे कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, इस केस में जब एक ही सिचुएशन पर बेस्ड आपको दो इक्वेशंस दिए जाते हैं तब आपको एक यूनिक सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। जैसे कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 16, इसका मतलब x का वैल्यू था 8 और y का वैल्यू होगा 2। In short, I want to tell you that linear equation in two variables, there can't be a single equation. दो इक्वेशंस ही बनेंगी। दो इक्वेशंस जब साथ में आएंगी, दो इक्वेशंस जब पेयर अप करेंगी तब जाकर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ एक इक्वेशन से बात नहीं बनती। नाउ द थिंग इज़ कि जब जब हमको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं लीनियर इक्वेशंस के तब हमें हर सम में दो इक्वेशंस फ्रेम करने पड़ते हैं दो वेरिएबल्स के साथ, तब जाकर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिजिट बेस्ड सम्स से। डिजिट बेस्ड सम्स का अपना एक इंट्रोडक्शन है। ऑफन इस सम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं लैंग्वेज से, डिजिट क्या चीज़ है, नंबर क्या चीज़ है। सबसे पहले वहाँ पर हम एक बार क्लैरिटी लेके आते हैं कि डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, इंटरचेंजिंग क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। डिजिट्स वर्सेस नंबर। जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर होता है, हाउ डू वी कॉल आवर मोबाइल नंबर? 9, 8, 2, 0, 1, वॉट एवर। ओके, इन दिस वे वी कॉल आउट आवर मोबाइल नंबर डिजिट वाइज डिजिट, हम डिजिट बोलते हैं उसमें। तो उसमें उसका एज ए नंबर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ₹419,
इसमें हम ₹419 ऐसे नहीं बोलते उसे, ओके, दिस इज ₹419। सो डिजिट्स का मतलब है ओनली फेस वैल्यू ऑफ द numbers. For example, we have a number 79, but if I say digits, तो digits के केस में this is 7 9, दोनों को इंडिविजुअली बुलाया जाता है, ओके, उनकी फेस वैल्यू दैट इज 7 and 9। नंबर के केस में ऐसा नहीं होता। If you say 79, this won't be called as 79, this is 79, which means it is 70 plus 9। इसका मतलब होता है 70 plus 9। डिजिट्स का मतलब 70 plus 9 नहीं होगा, ओके। So in these sort of questions, whenever the word number is used, we have to use the expanded form of the digits। इस केस में कोई expanded form use नहीं होता, okay, but in case of number we use the expanded form। ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर्स। आगे एक चीज और सीखेंगे हम, नंबर में एक होता है ओरिजिनल नंबर और दूसरा होता है रिवर्स्ड और इंटरचेंज्ड नंबर। रिवर्स्ड या इंटरचेंज में डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है। ओरिजिनल नंबर इज 79 which means 70 plus 9, but when we reverse the digits the new number is 97 which means 90 plus 7। ये टर्मिनोलॉजी को आपको पकड़ना होगा। नंबर की बात हुई तो एक्सपांडेड फॉर्म को ही याद करना है। ओरिजिनल नंबर 79 है विच मीन्स 70 प्लस 9, रिवर्स नंबर 97 है विच मीन्स 90 प्लस 7, एंड डिजिट्स का मतलब होता है 79, 7 and 9, सॉरी। नाउ जब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तब ऑफन ऐसा देखा जाता है कि आपका एक इक्वेशन बनता है डिजिट्स के बेस पर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, कई बार, हमेशा ऐसा नहीं होता बट कई बार ऑफन दूसरा इक्वेशन आपका नंबर बेस्ड बनता है। सो आपको दो अलग अलग सिचुएशंस दी जाती हैं सम में। एक इक्वेशन आपकी फ्रेम अप हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स, दूसरी इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर दैट इज एक्सपांडेड फॉर्म। तो चलो अभी एक प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन को हम लोग फेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सी इन दिस चैप्टर whenever we read the question we have to give a good amount of time to the question। क्वेश्चन को टाइम दो, आराम से उसे धीरे धीरे पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बाद में जाके इक्वेशन फ्रेम करो। आप जल्दी जल्दी में इक्वेशन बनाएंगे, अगर इक्वेशन में गलती हो गई तो एनीवेज पूरा सम सॉल्व करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात, सम में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, उसको समय देकर उसको आप समझिए पहले। हम ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को अलग अलग सेंटेंसेस में, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग its digits is 110। The sentence is the sum of a 2-digit number and the number obtained by interchanging its digits is 110। If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number। Often you will find that the language given is a bit confusing, but अगर ध्यान से सोच के बनाएं तो confusion चला जाएगा। 2 अलग अलग कलर के ब्रैकेट्स बनाए हैं मैंने, एक येलो ब्रैकेट है, दूसरा रेड ब्रैकेट है, क्योंकि येलो ब्रैकेट एक इक्वेशन देगा,
रेड ब्रैकेट दूसरा इक्वेशन देगा। बिफोर आई बिगिन विद द क्वेश्चन, आई विल मेक a chart, flow chart sort of thing. As I told you in the introduction, there is an original number and a reversed number. ओके हमारा सेंटेंस है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 110। इसका मतलब वो डिजिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो नंबर की बात कर रहे हैं। इसके लिए आई मेड दिस चार्ट। ओरिजिनल नंबर, मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है उसके डिजिट्स हैं एक्स वाई, ओके, उसके डिजिट्स हैं x और y, और रिवर्स नंबर में फिर डिजिट्स क्या हो जाएंगे y x। सो टेंस प्लेस का जो डिजिट है, लेट्स अज्यूम इट इज x, और वंस प्लेस का जो डिजिट है मान लेते हैं वो y है। तो रिवर्स अगर हो गया तो y आ जाएगा टेंस प्लेस पर और x आ जाएगा वंस प्लेस पे। अभी ये तो डिजिट्स थे, ओके, ये तो डिजिट्स हैं x y y x। एक्चुअल में नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक्सपांडेड फॉर्म। सो दिस नंबर विल बी 10x प्लस y। जैसे इंट्रोडक्शन में हमने किया 7 9 डिजिट्स थे, तो वो जो नंबर था वो 70 प्लस 9 था, यानी कि 7 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स एक्स वाई हैं, तो जो टेंस प्लेस पे डिजिट है x, हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये था 10x प्लस वाई। उसी तरह यहाँ पर अगर मेरे डिजिट्स y और x हैं तो नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। नाउ द ओरिजिनल नंबर इज 10x प्लस वाई, whereas the reverse number is 10y plus x। ओके, तो अभी हमारे पास दोनों नंबर्स हैं। लेट्स रीड दी सेंटेंस अगेन। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज 110। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर, यानी ये वाला नंबर, इसका सम, ओके, इसका सम, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, ये वाला वो नंबर है which is formed by interchanging the digits। इन दोनों का क्या, इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का टोटल इज 110। अभी हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि इसका और इसका सम जो है वो 110 है, हेंस 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 110। इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें तो हमें फाइनल प्रॉपर इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन कैसे बनेगा, 10x प्लस ये x, y प्लस 10y इक्वल्स टू 110। 11x 11y gives me 110। now 11x plus 11y equals to 110। इस पूरे इक्वेशन को हम थ्रू आउट 11 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो अब तक हमने क्या किया था, जो पहला वाला येलो ब्रैकेट था उस सेंटेंस को हमने ध्यान से पढ़ा, वो सिचुएशन क्रिएट की, उससे मुझे एक इक्वेशन मिल गया। अब रेड ब्रैकेट वाला दूसरा कंडीशन जिससे हमें दूसरा इक्वेशन मिलने वाला है, काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स है। इसको हमें टुकड़ा टुकड़ा करके समझना होगा
तब जाकर हमें वो समझ में आएगी सेंटेंस और उसके हिसाब से करेक्ट इक्वेशन फ्रेम हो पाएगा। दैट्स वाई जो सेकंड रेड ब्रैकेट है उसको मैंने तोड़ा है, दो अलग अलग सेंटेंसेस में उसे ब्रेक किया है। प्लीज़ हैव पेशेंस एंड बी विथ मी टू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of digits। ये सेकेंड सेंटेंस दी हुई है ताकि हम सेकेंड इक्वेशन को फ्रेम कर सकें। अभी पहले फोकस करते हैं फर्स्ट पार्ट को, सेंटेंस के आधे पार्ट को। इफ़ 10 is subtracted from the first number, द न्यू नंबर। अभी ये फर्स्ट नंबर क्या था? फर्स्ट नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई। वो कह रहे हैं कि अगर ओरिजिनल नंबर में से 10 माइनस कर दोगे तो एक नया नंबर बन जाता है। ओके, तो ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, वो हमारा ओरिजिनल नंबर है फर्स्ट नंबर। 10x प्लस वाई में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक नया नंबर बन जाता है। इफ़ 10 is subtracted from the first number, the new number, this is our new number 10x plus y minus 10। आगे पढ़ते हैं, इसी रेड ब्रैकेट के सेकेंड पार्ट को समझते हैं। द न्यू नंबर इज़ 4 मोर, यानी ये जो नया नंबर है ना, ये 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। किससे? इससे। 5 times the sum of digits, 5 times the sum of digits। डिजिट्स कौन थे? बेयर इन माइंड, नंबर अलग चीज़ होती है, डिजिट्स अलग होती है। डिजिट्स थे x और y, और तो फिर सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? x प्लस y होगा। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स विल बी x प्लस y। इसका 5 टाइम्स, यानी इसको आप ब्रैकेट दे दो, इसका 5 times। Fine. Now they are comparing this number with this number. Let's read it again. If 10 is subtracted from the first number, the new number, यानी ये वाला नंबर is 4 more, ये 4 ज़्यादा है, then what? Then 5 times the sum of digits, यानी इससे 5 ब्रैकेट x प्लस वाई से ये 4 ज़्यादा है। तो अगर मुझे एक बैलेंसिंग करनी है इन दोनों के बीच में कि ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा है बट मुझे उनके बीच में इक्वल टू साइन चाहिए। ओके, मुझे इक्वेशन फ्रेम करनी है, इसके लिए मुझे इन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन चाहिए। सो ये तो 4 ज़्यादा है, अगर बैलेंस करना है तो एक और -4 कर दो, फिर इसको यहाँ लिख दो, बन गई इक्वेशन, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसमें 4 प्लस कर सकते हैं, ताकि अगर ये 4 कम है तो वो इसकी बराबरी में आ जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इधर -4 फ्रॉम दिस और +4 इन दिस, ताकि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। सो नाउ द न्यू इक्वेशन विल बी, सेकेंड इक्वेशन विल बी 10x प्लस वाई माइनस 10, इसमें से 4 कम कर देते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए 5x प्लस वाई से। सो नाउ दिस विल गिव मी सेकेंड इक्वेशन। आई होप you have understood it clearly. So I am about to write the second equation now. Ten x plus y minus 10 minus 4 is equal to 5x plus 5y। इन दोनों x और y के टर्म्स को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे। 10x माइनस 5x प्लस y माइनस 5y, माइनस 10 माइनस 4 बिकेम माइनस 14। 10x माइनस 5x, 5x माइनस 4y माइनस 14
इक्वल्स टू 0, -14 राइट में शिफ्ट कर देते हैं. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 was x plus y equal to 10 and equation number 2 is 5x minus 4y equal to 14. So अभी दोनों equations जब ready हैं तो we can now start solving them. Solving means finding the values of x and y. I'll tell you how to present this sum. अब तक जो मैंने आपको डिस्कस किया, I just told you how to frame the equation. But now I'll focus more upon how to present from beginning to end, how to present the sum. Let the tens digit of the number be x and the ones digit of the number be y. Hence, the original number is equal to 10x plus y, whereas reversed number is equal to 10y plus x. Therefore, according to condition situation, let's write situation. According to situation 1, it is x plus y equal to 10, and according to situation 2, it is 5x minus 4y equals to 14. See, you have to show the entire solution here after writing according to situation 2. Same in the case of situation 1. So now we have both equation 1 and equation 2. We shall be solving these equations using elimination method. Let's multiply equation 1 by 4. By multiplying equation 1 by 4, it was x plus y equal to 10, but it will become now 4x plus 4y equals to 40. So we will call this equation now as equation number 3. ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास नेगेटिव 4y है. अगर हम एलिमिनेशन करेंगे तो 4y कैंसिल हो सकता था, तो कोएफिशिएंट सेम किया. नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3. इक्वेशन 2 और 3 को अभी हम ऐड करेंगे. 5x minus 4y equals to 14 will be added to 4x plus 4y equals to 40. ये कैंसिल आउट हो गया. 9x is equal to 54. Hence the value of x is 6. Now by substituting x in equation 1, we find that y is 4. So we got the values of both x and y as 6, 4.
hence the original number is 64. See, we are done with the sum. In this video particularly, my more focus will be upon how to frame the equation rather than the solution, because ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो इक्वेशन फ्रेमिंग में होती है, ताकि क्वेश्चन को अच्छे से समझें और फिर उसका इक्वेशन बनाएं. तो चलो प्रोसीड करते हैं विद आवर अनदर सम विच इज़ गोइंग टू बी लिटिल ईजियर दैन दिस. डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट. मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पर बोला था कि दो इक्वेशन बनती हैं, एक डिजिट्स के बेस पर ज़्यादातर बन जाती है और दूसरी बनती है नंबर के ऊपर बेस्ड. इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिजिट टर्म यूज़ हुआ था, बट एकदम एग्जैक्टली वैसा नहीं था कि एक इक्वेशन डिजिट्स के ऊपर बनी हो तो दूसरा नंबर के ऊपर. बट ये सम थोड़ा सिंपल है. आप चेक कर पाएंगे कि एक सेंटेंस उन्होंने दी है डिजिट्स के बारे में हिंट देने के लिए और दूसरी सेंटेंस दी है नंबर के बारे में. तो पहला सेंटेंस है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 165. एक नंबर है, अगर उस नंबर को रिवर्स कर दो और उसके साथ ऐड कर दो, ओके, XY प्लस YX, इन दोनों को ऐड कर दो तो उसका सम कितना है 165. ये सेंटेंस जो है इट इज़ अ हिंट अबाउट द नंबर. ओके, अभी रेड ब्रैकेट बनाते हैं. इफ़ द डिजिट्स डिफर बाय 3, ओके, इफ़ द डिजिट्स, ये वर्ड को याद रखिए, इफ़ द डिजिट्स यानी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं वो. इफ़ द डिजिट्स डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर. सो रेड ब्रैकेट में हमको डिजिट्स यूज़ करने हैं, जबकि येलो ब्रैकेट में हम नंबर यूज़ करेंगे और दोनों से अलग अलग हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी. लेट्स स्टार्ट. हमारा एक कॉमन सा लेआउट है डिजिट्स और नंबर्स का. लेट दी टू डिजिट्स बी x एंड y, जैसे प्रीवियस सम में किया. ये लेआउट क्या एग्जाम में बनाना है, रफ वर्क में बनाना है. ओके, सो लेट द ओरिजिनल नंबर बी xy whereas the reversed number will be yx. अभी ये तो डिजिट्स हैं, नंबर कैसे बनेगा 10x प्लस y. इसका भी नंबर फ्रेम करेंगे 10y प्लस x. पहला सेंटेंस कहता है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर, यानी कि ये, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी ये वाला नंबर, इन दोनों का जो सम है इट इज़ 165. सिंपल है, ऐड कर दो दोनों को और लिख दो 165. इससे हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन 1 मिल जाएगा हमें. सेकेंड रेड ब्रैकेट, इफ़ द डिजिट्स डिफर बाय 3, दोनों डिजिट्स में 3 का डिफरेंस है. इसका मतलब वी कैन राइट x और y, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है. वी कैन फ्रेम अनदर इक्वेशन एज x माइनस y इक्वल्स टू 3 if x is larger. Okay, if x is larger then x minus y equal to 3. ये दूसरा इक्वेशन हमारा बन सकता है. I hope you people have understood both the equation. This equation was based on number, whereas the red bracket gave us another situation based on digits. So let's begin now solving. अभी ये था कि सम को प्रेजेंट कैसे करना है. तो ये जो भी हमने बनाया लेआउट, ये आप सम को पढ़ते पढ़ते बना लेना है, ये टीचर चेक नहीं करने वाली है. ओके, बट दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड फ्रेम द इक्वेशंस. नाउ आई एम बिगिनिंग विथ हाउ टू राइट इट. ओके, लेट द 10th digit of the original number be x and the 1st digit
be y. Hence, according to सिचुएशन 1, यानी कि मैं येलो ब्रैकेट की बात कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 1, 10x plus y and 10y plus x should give me 165. लाइक टर्म्स आपस में अगर ऐड हो गए तो हो गया 11x 11y equals to 165. Now divide throughout by 11. This will give me x plus y equals to 15. This is our equation number 1. Now, according to situation 2, which says if the digits differ by 3, so x minus y equals to 3. This gives me equation number 2. Now, by adding equation 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. x plus y equals to 15, x minus y equals to 3. ये कैंसिल हो जाता है. 2x is equal to 18. Hence, x is 9. By substituting x in equation 1, y equals to 6. Hence, the number can be 96 or it can be 69. I hope this question is clear to you. Let's begin with question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में दोबारा हमारे पास ऐसा सम आया है जिसमें एक सिचुएशन उन्होंने ऐसी दी है जिसमें डिजिट्स के बेस पर इक्वेशन बनेगी और दूसरी सेंटेंस ऐसी दी है जिसमें नंबर के ऊपर हमारा इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा. लेट्स रीड द क्वेश्चन. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. ओके, लेट्स राइट दिस सिचुएशन 1. Situation 1, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. ये सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है. दी सम ऑफ डिजिट्स बोला है. ओके, सम ऑफ डिजिट्स यानी कि पहले के सम की तरह अगर हम इसमें भी डिजिट्स को x और y रख रहे हैं तो उनका क्या, उनका सम कितना है 9. इक्वेशन आप खुद बता सकते हो बिकॉज आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो गया होगा. द सम ऑफ डिजिट्स इज़ 9. इसका मतलब पहला इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. सो वी आर डन विथ आवर इक्वेशन नंबर 1. ये येलो ब्रैकेट था, इसने हमें इक्वेशन 1 दिया. आगे बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ. ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. अभी वापस डिजिट्स के रिवर्सल की बात हो रही है. हम दोबारा से लेआउट बनाएंगे जैसे पहले बनाया था. जो 2 डिजिट्स होंगी वो होंगी x और y. रिवर्स डिजिट्स होंगी y और x. x और y, yx. Therefore number will be 10x plus y. जबकि रिवर्स नंबर होगा 10y प्लस x.
ये हमारे नंबर्स हैं. नाउ दे आर सेइंग 9 टाइम्स दिस नंबर. दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर? दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर. 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि इस नंबर को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इसके लिए मैं इसे ब्रैकेट में डाल रही हूँ. 9 टाइम्स दिस नंबर इज यानी कि इक्वल टू इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसका ट्वाइस, इसका 9 टाइम्स इसके ट्वाइस के बराबर है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर. तो हम इसका ट्वाइस कर देंगे. इसको भी ब्रैकेट में डाला और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के बराबर है. अभी इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा. तो इस तरीके से दोनों इक्वेशंस हमारे फ्रेम अप हो जाते हैं. ये हमारा रफ वर्क था जो हमें दिखाना एज सच नहीं होता है सॉल्यूशन में, इसलिए मैं टेम्पररीली इसे इरेज कर रही हूँ. Now let's present the sum. Let's assume that the tens digit of the original number is x and the ones digit is y. Therefore, according to situation 1, where they are saying the sum of the 2 digits of a 2-digit number is 9. Therefore, x plus y equals to 9. This is equation number 1. According to situation 2, हमने ऑलरेडी अपना रफ वर्क वहाँ कर रखा है. वो डायरेक्टली ये वाला सेंटेंस लिखना है. 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10y प्लस x. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x. इन दोनों को लेफ्ट में लेके आते हैं. 90x माइनस 2x इक्वल टू 0. 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0. थ्रू आउट 11 से डिवाइड कर दीजिए. So my second equation is 8x minus y equals to 0. आप इसे आगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बाय आई एम यूजिंग एलिमिनेशन हियर. x plus y equals to 9, whereas 8x minus y is equal to 0. प्लस y माइनस y कैंसिल हो गए. 9x equals to 9, hence x is 1. By substituting x in equation 1, y will be 8. Hence, the number is 18. तो ओरिजिनल नंबर 18 है. आई होप डिजिट्स वाले सम में थोड़ा तो होल्ड आया होगा आपको. अब हम प्रोसीड करेंगे हमारे अगले कैटेगरी ऑफ सम्स की तरफ. सो हमारी अगली कैटेगरी है
स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के सम्स। इस कैटेगरी के सम्स के लिए मैं कहूँगी ऑफ़न ये स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट जाता है, एंड ट्रस्ट मी ऐसा कोई जनरल मेथड नहीं है कि चलो ये मेथड देख लो उसके हिसाब से आपकी इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। कोई ऐसा फिक्स पैटर्न होता ही नहीं है। आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होता है, समझना होता है और फिर दिमाग लगाना होता है कि इसे कैसे कर सकते हैं, और इस पे होल्ड आने के लिए प्रैक्टिस करना इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरी है। लेट्स बिगिन नाउ। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। सबसे पहले इन तीनों के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आप जानते होंगे पहले से। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, जिससे टाइम का फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये रहा स्पीड का फॉर्मूला, ये हो गया टाइम का फॉर्मूला। डिस्टेंस इज सिंपल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दैट इज s इंटू टी। डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये तीनों के फॉर्मूलाज हो गए। अब जब लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो जो भी उन्होंने पूछा है, फॉर एग्जाम्पल वो लोग आपको पूछते हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड कार, तो उसको आपको x और y अज्यूम कर लेना है। लेट द स्पीड ऑफ रिक्शा बी x एंड दैट ऑफ कार बी y एंड ऑल। नाउ जो पूछा है उसे x मानना है, अगर उन्होंने डिस्टेंस पूछा है तो उसको x और y कंसीडर करना है। इतना आप समझ लीजिए और वहीं से फिर समझ में आता है कि इक्वेशन कैसे बनेगा। हम आते हैं हमारे पहले सिचुएशन पर। अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। एक लड़की है अंकिता जिसे घर जाना है। कैसे जाती है वो? पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस, बट इट इज़ 14 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के उधर तक जो भी डिस्टेंस हो वो कैसे जाती है? पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। कितना भी हो सकता है रिक्शा से और कितना भी बस से, हमको बताया नहीं गया है। ओके, द टोटल डिस्टेंस from here to here that she travels is 14 किलोमीटर। ओके, अभी स्टार्ट होता है हमारा रेड ब्रैकेट जो हमें पहला इक्वेशन देगा। she takes half an hour if she travels 2 kilometer by rickshaw and the remaining distance by bus। टोटल डिस्टेंस हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। वो कह रहे हैं सिचुएशन 1 में इफ़ शी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर, आई एम नॉट राइटिंग km, 2 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड द रिमेनिंग कितना बचा फिर? 12, एंड रिमेनिंग बाय बस इट टेक्स हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, सो आई विल राइट 30, बट ये मिनट्स हो जाएंगे जबकि ये दोनों किलोमीटर में थे। इसका मतलब मिनट्स को मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं इसे अपॉन 60 लिख दूंगी। नाउ लिसन, 2 kilometers she is traveling by rickshaw, 12 kilometers she is traveling by bus. This is how she is completing her 14 kilometers and this takes half an hour. हाफ एन आवर मतलब 30/60, इतना टाइम उसे लगता है। ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस विच इज़ गिवन इज ऑन द अदर हैंड इफ शी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, 4 किलोमीटर बाय रिक्शा एंड द रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 10, 14 - 4 10, एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर। 9 मिनट्स लॉन्गर यानी कि पहले तो 30 मिनट लग रहे थे, अभी 39 मिनट्स लगेंगे। इसे भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई होप सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 आपको समझ में आ गया होगा। 2, 12, 30/60 ये कैसे आया? 4, 10, 39/60। ओके, नाउ ये क्या है? ये दोनों टाइम है कि इतना टाइम उसको लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। ये दोनों टाइम है और ये दोनों क्या थे? ये डिस्टेंसेस थे। हमें बनानी है इक्वेशन, तो डिस्टेंस यहाँ लेफ्ट में लिख के टाइम के साथ इक्वेशन नहीं बना सकते ना हम। या तो ये दोनों भी टाइम होने चाहिए, तब जाके वो टाइम के साथ इक्वल हो सकता है।
इसलिए इन दोनों को टाइम बनाने के लिए हम जानते हैं ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर इस डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड कर दूं तो ये टाइम बन जाएगा, उसी तरह इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें, टाइम बन जाएगा। देन टाइम प्लस टाइम कैन बी इक्वल टू टाइम। फाइन। सो नाउ इन ऑर्डर टू मेक एन एक्यूरेट इक्वेशन, I will assume let the speed of rickshaw be x and that of bus be y. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो गया टाइम टेकन बाय रिक्शा, अभी ये हो गया टाइम टेकन बाय बस। इन दोनों का टाइम मिला के हमारे हाफ एन आवर के साथ मैच होना चाहिए। उसी तरह इन केस ऑफ सिचुएशन 2, time taken by rickshaw is 4 by x, time taken by bus is 10 by y. इन दोनों को टोटल 39 by 60. So this is how we are able to frame two different equations. 2 upon x plus 12 upon y is equal to 1 by 2 lowest form में, 4 upon x plus 10 upon y is equal to 39 by 60. Now the thing is again this entire working was a rough work. Okay, ये पूरा हमारा रफ वर्क है। इसे प्रेजेंट कैसे करना है? लेट्स सी। इसको यहाँ साइड में कर दिया, ठीक है। Let the speed of rickshaw be x kilometer per hour and that of the bus be y kilometer per hour. Hence इसके बाद में डायरेक्टली according to situation 1, according to situation 1, 2 upon x plus 12 upon y is equal to 30 by 60, which we can write as 1 by 2. Now according to situation 2, 4 upon x plus 10 upon y should be 39 by 60. Lowest form is 13 upon 20. This is equation 2. हमारे इक्वेशंस दोनों रेडी हैं, बट इस सम में हम नया क्या पाते हैं कि इसमें x और y जो है वो डिनोमिनेटर्स में है। x और y अगर डिनोमिनेटर में हो तो उस तरह के इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कि आप लेफ़्ट में भी LCM वगैरह कर लो और फिर आगे सिंप्लीफाई करो। आई विल डू इट इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है। लेट्स अज्यूम दैट 1 upon x is equal to I'll tell you what I am going to do. 2 upon x plus 12 upon y is equal to 1 upon 2. ऐसा है ना। मैं ये अज्यूम करती हूँ कि 1 upon x जो है वो m है। अगर 1 upon x m है तो आप 2 upon x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 upon x। 2 upon x क्या होता है? इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 upon x।
सो इफ़ आई अज्यूम 1/x इज m, तो ये क्या बन जाएगा 2m. सिमिलरली 1/y आई विल अज्यूम एज n, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा 12n इक्वल्स टू 1/2. सो ऑफन जब भी आपको वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में मिलते हैं तब आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो. नाउ आई विल राइट अबाउट माई अजम्पशन. लेट्स अज्यूम 1/x be m and 1/y be n. डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है यानी कि x है या y है, कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें डिनोमिनेटर में x और y दोनों होंगे. फॉर एग्जांपल 1/x प्लस y. जब भी डिनोमिनेटर्स में आपको वेरिएबल मिले तब उसे इसी तरीके से mn के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर पूरा का पूरा सम सॉल्व करना है mn के टर्म्स में ही. जब सम ख़त्म हो जाता है, m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, तब रीसब्स्टिट्यूट किया जाता है x और y को फाइंड करने के लिए. अभी हमने देखा हमारा पहला इक्वेशन था 2/x प्लस 12/y इक्वल्स टू 1/2. तो 2/x को अब मैं लिखने वाली हूँ 2m, क्योंकि 1/x वॉज इक्वल टू m. ओके, तो इसी तरीके से दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिखा जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन विल बी 2m प्लस 12n इज इक्वल टू 1/2. x और y की जगह पर mn आ गए. नाउ इस 2 को आप यहाँ लाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू 1. 4m प्लस 24n इज इक्वल टू 1. जो इक्वेशन 1 एक्स वाई के टर्म्स में था वही इक्वेशन कन्वर्ट होके ये बन गया अभी 4m प्लस 24n इक्वल टू 1. सो इक्वेशन 1 इज नाउ इक्वेशन 3. सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी हम कन्वर्ट कर देंगे mn के टर्म्स में और वो कहलाएगा इक्वेशन 4. फाइन, ये इक्वेशन 3 बन गया. इस इक्वेशन को जो है 4/x प्लस 10/y उसे हम लिख देंगे 4m प्लस 10n इक्वल्स टू 13/20. 20 यहाँ शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, 80m 200n इक्वल्स टू 13. तो जो इक्वेशन 2 था ना वो अभी बन गया इक्वेशन 4. 1 और 2 xy के टर्म्स में थे, 3 और 4 mn के टर्म्स में है. बस यही डिफरेंस है. जैसे ही हमारे इक्वेशंस mn के टर्म्स में रेडी हैं उसके बाद में आपको जो मेथड चाहिए, सब्स्टिट्यूशन चाहिए या फिर एलिमिनेशन चाहिए, किसी भी मेथड से उन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो. यानी m और n के वैल्यूज़ आपको लेके आने हैं. अभी आप कुछ समय के लिए xy के टर्म्स में जो हमारे इक्वेशंस थे उसको भूल जाना है और mn वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सो यहाँ पर एक इक्वेशन है 4m प्लस 24n इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है 80m प्लस 200n इक्वल टू 13. मेरा पर्पज़ है कि m के पार्ट को मैं एलिमिनेट करूं. अगर मुझे m को एलिमिनेट करना है तो कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा. ये 80m है तो इक्वेशन 3 में भी m का कोएफिशिएंट 80 होना चाहिए. हेंस आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 20 by multiplying equation 3 by 20. क्यों कर रही हूँ मैं ये मल्टीप्लिकेशन? ताकि ये 80m बन जाए. 80m प्लस 480
equals to 20. Now equation 3 has become equation 5. 4 और 5 इन दोनों को अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ATM एलिमिनेट हो जाए. ATM plus 200N equals to 13 ATM plus 480N equals to 20. इस तरीके से n का वैल्यू मिल जाता है 1/40. n का वैल्यू मिला है हमें 1/40. इसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में जिसमें m और n दोनों हैं ताकि हमें m भी मिल जाए. सो नाउ आई हैव प्लान टू सब्स्टिट्यूट n इन इक्वेशन नंबर 3. 4m plus 24n is equal to 1. I had got the value of n as 1/40. 1/40. Eight threes are 8 fives are 4 राइट में जाएगा. So the value of m is 1/10. सी हमें अभी दोनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं m की और n की. m हमें मिला 1/10 जबकि n था 1/40. m और n हमारे क्रिएशंस थे, वो क्वेश्चन में दिए हुए नहीं थे, वो हम लेकर आए हैं. उन्होंने तो क्वेश्चंस में जो दिया है सिचुएशन उसके अनुसार x और y था. हमने अज्यूम किया था लेट 1/x बी m एंड 1/y भी n. इसलिए अगर x और y हमें चाहिए तो उसे रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. नाउ 1/x वॉज इक्वल टू m, हैंस m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू है 1/10, हैंस x इज 10 एंड 1/y वॉज इक्वल टू n और n का वैल्यू हमें मिला 1/40. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज 40. Hence, the speed of rickshaw was 10 km/h and that of bus was 40 km/h. Now let's begin with our next question. So now another question in the category of speed, distance and time. The question is, points A and B are 70 km apart on a highway. एक पॉइंट A है और दूसरा है B जो हाईवे पर
70 किलोमीटर की दूरी पर है. आई एम राइटिंग हियर 70 किलोमीटर. दिस डिस्टेंस between A and B is 70 kilometer. A car starts from A and another car starts from B simultaneously, यानी कि सेम टाइम पर दो अलग अलग कार्स स्टार्ट होती हैं. एक होती है स्टार्ट A पॉइंट से और दूसरी B पॉइंट से स्टार्ट होती है. अभी देखो स्टार्ट तो होती हैं लेकिन दो अलग अलग सिचुएशन यहाँ पर दी गई हुई हैं कि दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. एक सिचुएशन ये है कि रेड वाला कार समझो इस तरफ जा रहा है और ब्लू वाला कार कुछ इस तरफ आ रहा है. तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी पॉइंट आएगी जिस पर दोनों मिलेंगे. सो दिस इज़ केस 1, सिचुएशन 1, जब ये दोनों कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. और दूसरा सिचुएशन ये है कि दोनों कार्स ऑपोजिट सिचुएशन में नहीं बल्कि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. मान लो ए वाला जो ए पॉइंट वाला कार था उसने यहाँ से शुरू किया होगा बट बी वाली कार ने यहाँ से शुरू किया. बट क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो दोनों यहाँ पर आकर कहीं तो मिले होंगे. और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों कार्स 7 आवर्स के बाद यहाँ पर मिली. Let's read the question again. There are two different situations. One, traveling opposite to each other, whereas traveling in the same direction. A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. इस केस में दोनों कार्स जो एक यहाँ से निकली थी दूसरी यहाँ से निकली थी वो 7 आवर्स में यहाँ पर मीट होती हैं. बट इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर. वो 1 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं. फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोथ दी कार्स. दोनों कार्स की स्पीड क्या है वो हमें फाइंड करना है. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ उन्होंने पूछी है उसी को हमें x और y अज्यूम करना है. लेट्स अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ दिस कार इज x किलोमीटर पर आवर whereas the speed of this car is y किलोमीटर पर आवर. तो हमारे पास अभी दोनों के स्पीड्स हैं, इसकी x और इसकी y. अभी होगा क्या कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो 1 घंटे में मिल रहे हैं. ओके 1 आवर में वो एक दूसरे से मिल रहे हैं. इसका मतलब डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रैवल किया होगा 1 आवर में. इस कार ने 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हमने x अज्यूम करी है, टाइम उसने 1 घंटा ट्रैवल किया है ये वाली कार ने. तो इस कार ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया x किलोमीटर. ओके so the distance traveled by red car is x because 1 hour into speed x 1 जा x. उसी तरह अगर ब्लू कार का डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड मैंने y अज्यूम की है और टाइम है 1 घंटा क्योंकि 1 घंटे में दोनों मिल गए. तो ब्लू कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है y किलोमीटर. नाउ वी हैव अ क्लैरिटी. रेड कार ने कितना ट्रेवल किया x, ब्लू कार ने कितना ट्रेवल किया y किलोमीटर. x किलोमीटर y किलोमीटर. दोनों जाके मिले थे एक जगह पर. मान लो ये वो सिचुएशन है, ये पोजीशन है जब दोनों मिले थे. ओके 1 आवर में दोनों मिले थे. इसका मतलब दोनों ने मिल के आपस में A से लेके B तक का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ओके सो A और जो बीच का डिस्टेंस था वो कितना था 70. चाहे A ने कितना भी ट्रैवल किया हो B ने कितना भी ट्रैवल किया हो, एक बात तो श्योर है कि दोनों कार्स ने मिल के 70 किलोमीटर्स तो ट्रैवल किया ही है, चाहे वो यहाँ मिले हो या कहीं पे भी मिले हो. सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ द कार्स टुगेदर इज 70. सो हमने देखा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार दिस कार वॉज x एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार वॉज y एंड टुगेदर इट इज़ 70. तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू
70, that is the distance travelled by both the cars together is equal to 70. दूसरी सिचुएशन जिसमें एक कार जो रेड वाला कार है वो यहाँ से निकला है पॉइंट ए से, और बी वाला कार यानी ब्लू कार वहाँ से निकला है। दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे और आगे कहीं तो जाकर वो मिले होंगे आफ्टर 7 आवर्स। यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि रेड कार ने कितना डिस्टेंस फाइंड किया होगा, ब्लू ने कितना किया होगा, वो फाइंड करते हैं। रेड कार के डिस्टेंस का फॉर्मूला के हिसाब से डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। याद रहे यहाँ पर कार चली है 7 आवर्स के लिए, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेड कार विल बी x इंटू 7, दैट इज 7x। इसका मतलब रेड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7x। उसी तरह ब्लू कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, y इंटू 7y। इस वाली सिचुएशन में भी अभी मेरे पास दोनों डिस्टेंसेस हैं कि दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7x एंड 7y। हमको इतना तो पता है ना कि एक कार ने जो पॉइंट ए से निकली थी उसने बी से इतना ज़्यादा ट्रेवल किया, क्योंकि बी तो यहाँ से मूव हुआ ना, ओके। बी वाला जो कार था वो यहाँ से उसने मूव किया है। इतना हम कह सकते हैं कि ए ने ज़्यादा ट्रेवलिंग की, उसने डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, 70 किलोमीटर। इसका मतलब जो रेड वाला डिस्टेंस है 7x वो ज़्यादा है देन 7y। कितना ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है। हेंस द डिफरेंस ऑफ 7x एंड 7y हैज़ टू बी 70। इसको थ्रू आउट आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन बन जाता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। सो पहले वाली सिचुएशन में इक्वेशन बना था x प्लस वाई इक्वल टू 70, जबकि दूसरे वाले सिचुएशन में इक्वेशन बना है x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। सिचुएशन थोड़ी समझने जैसी थी बट इक्वेशन फ्रेमिंग काफ़ी अच्छे से हो गया। नाउ लेट्स राइट according to, I'll begin. Let's assume that the speed of the car starting from point A is x kilometer per hour and that of the car starting from point B y kilometer per hour. Hence, according to सिचुएशन 1 जिसमें वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे और 1 आवर में मिल रहे थे, ओके। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इज इक्वल टू 70. दिस बिकेम आवर इक्वेशन नंबर 1. whereas in case of another situation when they were traveling in the same direction, the distance travelled by car A was more than distance travelled by car B. How much more? 70. Hence, it was x minus y equals to 10. Now we have both the equations. By subtracting two, we can add also actually. By adding 1 and 2, x plus y equals to 70, x minus y equals to 10, 2x is equal to 80, hence x is 40. That is, the speed of car A is 40 km per hour.
We can substitute this to find y. Hence, the speed of the cars is 40 km per hour and 30 km per hour respectively. Let's proceed with our next question. Let's read question number 6 now. A train covered a certain distance at a uniform speed. एक ट्रेन है जो अपने एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. देखो, इसमें बोला गया है कि एक ट्रेन है जो कि अपने यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है और अपने एक स्केड्यूल टाइम पर पहुंच रही है. क्या होता अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलती तो? क्या होता अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती तो इसमें ना देखा जाए तो 3 तरह के सिचुएशंस हैं. पहला सिचुएशन ये है जब वो अपने यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है, दूसरा वो है जब वो फास्ट चल रही है और तीसरा जब वो स्लो चल रही है. तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना दिया है. दिस इज़ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एंड दिस इज़ इफ़ इट इज़ फास्ट and last case when it is slow. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. यहाँ पर भी अभी हम सिचुएशन 1 और 2 के लिए इस तरीके से ब्रैकेट्स बनाते हैं. येलो ब्रैकेट is going to give me our first equation, whereas the red bracket will be giving me second equation. Find करना है इसमें distance को. Find the distance covered by the train. Okay. In this case particularly, let's assume that the speed of the train be x. Speed of the train be x. And let the time be y. तो डिस्टेंस के फॉर्मूला के हिसाब से स्पीड इनटू टाइम हैज़ टू बिकम डिस्टेंस. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया xy. अगर यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही होती, ट्रेन चल रही होती, तो हमें कुछ भी स्पीड के बारे में हिंट नहीं था, ना टाइम के बारे में, ना ही डिस्टेंस के बारे में. कुछ भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं था अबाउट uniform. So I assume let the uniform speed of the train be x and the scheduled time be y. Therefore the distance covered will be x into y. Now we shall be checking yellow bracket. If the train would have been 10 km per hour faster, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा से स्पीड से चलती, यानी कि पहले स्पीड कितना था, x था, स्पीड बढ़ा कर दी x + 10. अगर ऐसा करते हैं तो इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस. इसको 2 घंटे कम लगते, यानी कि जो स्केड्यूल टाइम था y उससे 2 घंटे कम लगते, यानी कि y -2 लगता. Okay. Now red bracket, if the train were slower by 10 km per hour, इस केस में अगर ट्रेन स्लो होती then it would have taken 3 hours more. तो स्केड्यूल टाइम तो y था, उससे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा. ओके. तो फास्टर और स्लोअर
दोनों के हमने स्पीड और टाइम को डिफाइन कर दिया। नाउ डिस्टेंस, फास्टर के समय भी उतना ही ट्रेवल किया होगा, स्पीड इनटू टाइम करेंगे यहाँ पर भी, तो इस केस का डिस्टेंस आ गया। स्लो के केस में स्पीड इनटू टाइम, तो ये आ गया। आप नोट करिए, ट्रेन चाहे स्लो चले, फास्ट चले या अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चले, डिस्टेंस तो तीनों ही केसेस में सेम था। ओके, तो इस केस में भी xy जो यूनिफॉर्म स्पीड वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस हैज़ टू बी इक्वल विथ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द केस ऑफ फास्टर स्पीड, यानी डिस्टेंसेस ये दोनों सेम है। उसी तरह अगर स्लो भी ट्रेन चल रही है तो डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करेगी ना। सो आवर सेकेंड इक्वेशन विल बी xy इक्वल टू दिस। तो यहाँ से आपको इक्वेशन 1 मिलेगा जब आप इन दोनों को xy के साथ इक्वेट करोगे, और इक्वेशन 2 के लिए इस डिस्टेंस को xy के साथ इक्वेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों इक्वेशंस मिल जाएंगी। सो ये हमारा शॉर्ट वर्किंग्स है। Now let's start solving it. Let the uniform speed of the train be x and the time taken be y. Hence, distance should be xy. Now, according to situation 1, in bracket I am writing faster, xy has to be equal to x plus 10 y minus 2। इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक ब्रैकेट स्प्लिट किया है, दूसरे ब्रैकेट को 2 बार लिखा है मल्टीप्लाई करने के लिए। एक्स वाई अभी लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, कैंसिल हो जाएगा। नाउ 20 को आप इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव 20, डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, so this is our equation number 1. Likewise, we can find our second equation as well. According to situation 2, that is slower, x minus 10 xy will be equal to x minus 10 y plus 3 xy cancel, 3x minus 10y equals to 30. So this is how we obtained two different equations. Now we can simplify these two equations by elimination method. In order to equate the coefficients, I will multiply equation 1 by 3.
3x minus x plus 5y equation 3 has become equation 4 now. Since I have lesser space here, kindly try to understand. I am further solving it here. 3x is cancelled, it is 5y equals to 60. So y will be equals to 12. Y क्या था? Y was the time taken. It was scheduled time 12 hours. तो y टाइम है. इसी तरह हम अभी x भी फाइंड कर लेंगे. x मिल जाने के बाद में हमें डिस्टेंस मिलेगा जो उन्होंने पूछा है. सो माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10. We had found the value of y as 12. Now we have both x and y. Therefore, distance travelled, which was xy, x is 50, y is 12. It is 600 kilometer. Hence, the distance travelled by the train is 600 किलोमीटर. इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है ट्रेन्स के ऊपर. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है ये वाला सम भी. अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. थोड़ा सा ही डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें. Let's see how. Let's assume that the uniform speed of the train is x and the scheduled time was y. Hence the distance covered had to be xy. Fine. अभी येलो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन 5 किलोमीटर ज़्यादा फास्ट होती तो इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस देन द स्केड्यूल्ड टाइम. अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती तो, यानी ये इसको हमने फास्ट कर दिया. ओके, इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस देन द स्केड्यूल टाइम. तो इसको 4 घंटे कम लगते, यानी पहले तो जो स्टैंडर्ड टाइम था वो y था, तो 4 घंटे कम लगते. उसी तरह इन केस जो दूसरा केस है, इफ द ट्रेन were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours. ट्रेन के स्पीड को स्लो कर दिया, दैट इज -6. तो उससे क्या हो गया? इट वुड हैव टेकन 6 hours मोर देन द स्केड्यूल टाइम, यानी कि 6 घंटे टाइम बढ़ जाता. सेम इस केस में भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस इज दिस. बट हम जानते हैं कि ट्रेन चाहे किस भी स्पीड से चले, तीनों भी डिस्टेंसेस आपस में सेम होंगे. हेंस xy इज इक्वल टू दिस एंड xy इज इक्वल टू दिस. इसी तरीके से आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रेम अप हो जाएगा. जैसे कि पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा x + 6 y - 4 इज इक्वल टू xy.
एंड x माइनस 6 y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई, इससे आपके दूसरी इक्वेशन फ्रेम अप हो जाएगी और फिर आप उसके आंसर्स निकाल सकते हो। इस सम को मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगी, मैं चाहती हूँ आप इसे खुद प्रैक्टिस करें और x और y के वैल्यूज़ को फाइंड करें। इस वीडियो में मैं यहाँ पर आकर के स्टॉप करती हूँ। मेरे अगले वीडियो में आप ज़रूर चेक करिएगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस कैटेगरी बाय कैटेगरी। वी शैल बी कवरिंग अप ऑल सॉर्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। डोंट वरी, स्टे विथ मी हियर।